तो कैसे हैं आप लोग कैसे हैं ये मुझे सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो मुझे जानना है कि आप लोग कैसे हैं। चलिए आप लोग अपने बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाउस जोश। ठीक है, तो सभी को मेरी तरफ से प्यारा सा गुड मॉर्निंग। ठीक है, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। तो चलिए देखिए, हाँ अपने यूपीएससी प्रीलिम्स इनिशिएटिव में आज डे 15 पर आ गए हैं। ठीक, इससे पहले मैंने आप लोगों को डे 14 तक 14+ थीम्स को कवर करवाया है। ठीक है, 14+ थीम्स को, और ये 14+ थीम्स वही हैं जिनसे यूपीएससी में प्रीवियस 10 ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और ये इनिशिएटिव भी इसीलिए बनाया गया है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में जितने भी थीम्स इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं उनको रिवाइज करवाना, उनको रिवीजन करवाना, उनको आप लोगों को दिखाना और बताना कि कौन कौन से हर एक सब्जेक्ट में रेलिवेंट चैप्टर्स और थीम्स हैं जिनसे प्रीवियस 10 ईयर्स में यूपीएससी क्वेश्चन लगातार पूछते आया है। तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। ठीक है, तो आज हम लोग अपने दिन की शुरुआत राज्य विधानमंडल से करेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और हम बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग इस इनिशिएटिव में हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप लोगों को यूपीएससी के 10 ईयर्स के पीवाईक्यू भी करवाए जाएंगे, उनसे इम्पॉर्टेंट थीम्स भी आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को सिलेबस भी डिकोड करके समझाया जाएगा कि कौन कौन सब्जेक्ट में कौन कौन से थीम और चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। और यकीन मानो कि 24 मई तक इस इनिशिएटिव में जितने भी आप लोगों को थीम्स कवर करवाए जाएंगे उनमें कम से कम 40+ थीम्स ऐसे ही होंगे कि यूपीएससी इन्हीं थीम से क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर आप लोग इन थीम्स को अच्छे से पढ़ोगे, इन थीम्स से क्वेश्चन बनाओगे, इन थीम्स से क्वेश्चन रिपीट करोगे, एनालाइज करोगे, सॉल्व करोगे, तो आप लोगों को पेपर में ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, देखो पढ़ना तो है ही, है ना, बिना पढ़े किसी का गुजारा होगा ही नहीं यूपीएससी में। और ये भी नहीं होगा कि आप लोग अलग अलग पढ़ें, मतलब जो मन में आया वो पढ़ लिया, जैसे मन किया वैसे पढ़ लिया। एक स्ट्रक्चर्ड वे में हर चीज़ को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग अपने दिन का शेड्यूल बनाइए। ठीक, और जैसे वो शेड्यूल बनाया वैसे ही आप लोगों को फॉलो करना है। साथ में ये आप लोग 30 या 35 मिनट की वीडियो देखिए। ठीक है, एक A4 पेज पर इसके पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। लास्ट में जब इसके पीवाईक्यू आते हैं, ठीक है, सारे पीवाईक्यू को सॉल्व कर लीजिए। आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट चल रहा होगा उसके साथ एक अनदर सब्जेक्ट का रिवीजन होता चला जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को इससे ताकत ही मिलेगी। ठीक, तो इसके लिए आप लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ जुड़ना चाहिए, हमारी मेहनत पर भरोसा रखो और अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। ठीक है, इतनी ही शुभकामनाओं के साथ आज हम लोग अपने दिन की शुरुआत करेंगे। तो सब लोग हैप्पी। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, देखो आज हम लोग अपने इस इनिशिएटिव में राज्य विधानमंडल को पढ़ना है। उससे पहले हम लोग एक अपना छोटा टॉपिक और कवर करेंगे, क्योंकि अभी मैं पॉलिटी को लेकर चल रही हूँ और पॉलिटी को जल्दी ही कवर कर लेना है। ठीक है, जल्दी से पॉलिटी कवर करके मैं अनदर सब्जेक्ट पर अब नेक्स्ट मंडे से आ जाऊँगी। ठीक है, तो अब पॉलिटी कवर होने वाली, इसके मैक्सिमम सब्जेक्ट जो थीम, मैक्सिमम चैप्टर्स, थीम्स सब रिपीटेड हैं जितने। ठीक है, जिससे पीवाईक्यू 10 ईयर्स में पूछे गए हैं, मैंने उन सबको रिवीजन करवा दिया है। अब कुछ ही चैप्टर बचे हैं, वो 2-3 दिन में करवा के संडे में सारे पीवाईक्यू सॉल्व करवा के संडे या मंडे में, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट पर अब मूव करेंगे। ठीक है, तो अब पॉलिटी कुछ ही दिन की बची है, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट पर मूव करेंगे। आप लोग को हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलो अब हम लोग राज्य विधानमंडल, और उससे पहले एक छोटा सा जो टॉपिक बताया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र को भी हम लोग छोटे से स्ट्रक्चर्ड वे में कवर कर लेंगे, जिससे यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। बस वही पॉइंट और वही थीम्स को पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं। देखो प्रशासनिक क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में हम लोग अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों को देखेंगे। तो अनुसूची 5 के बारे में पहले हम लोग पढ़ते हैं। देखो हमारे संविधान जब बना, ठीक है, हमारा संविधान जब बना, ठीक है, तो उसमें 12 अनुसूचियाँ आज भी हैं। ठीक है, तो 12 अनुसूचियों में अनुसूची 5 और अनुसूची 6 जनजातीय क्षेत्रों के बारे में विश्लेषण करती है और उससे रिलेटेड, जनजातीय क्षेत्रों से रिलेटेड है, तो हम लोग उनको पढ़ेंगे। देखो पहला लागू क्या है, अनुसूची 5 में अगर हम लोग देखा जाए तो लागू किस लिए होती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर ये किसी भी राज्य में लागू होती है। ठीक है, अनुसूची 5 याद रखना, ATMM,
ATMM, ये 4 राज्य याद रखो, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक, तो इन सबको छोड़कर ये हर भारत के हर एक राज्य में लागू होती है। उसके बाद प्राधिकार यानी कि अधिकार की बात अगर हम लोग करें तो राष्ट्रपति सीमा इसमें बदल सकते हैं और लेकिन कब, राज्यपाल की सलाह पर। ठीक, तो इतनी इसकी अधिकार है। शक्ति की अगर हम लोग बात करें कि इसके अंदर शक्ति क्या है, तो राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार करना अनुसूची 5 के अंतर्गत आता है। फिर स्वायत्तता यानी कि अधिकार यानी कि अपने इंडिपेंडेंसी की बात करें तो पेशा अधिनियम 1996 के तहत इसको स्वायत्तता प्राप्त है। ठीक है, जब मैंने अभी पंचायत पढ़ाया था तो आप लोगों को अनुसूची 5 के राज्यों के बारे में डिस्कस करके बताया था, ये आप लोगों का पुनः रिवीजन है। ठीक है, उसके बाद अनुसूची 6 की अगर हम लोग बात करें तो इसका लागू केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। देखो इसमें क्या, अनुसूची 5 में ये 4 छोड़कर बाकी हर एक भारत के राज्य में लागू है, लेकिन अनुसूची 6 सिर्फ इन्हीं 4 राज्यों में लागू है। अधिकार क्या है कि राज्यपाल स्वायत्त जिलों को संगठित और पुनर्गठित कर सकते हैं। ठीक है, शक्ति, जिला परिषदों को विधायी और न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं इसके अंतर्गत। और स्वायत्तता क्या है कि 5वीं अनुसूची की तुलना में ये अधिक स्वायत्त यानी कि अधिक इंडिपेंडेंट है। इतनी बात याद रखोगे। तो ये अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के बारे में ये 2 अनुसूचियां हैं और ये इतनी बातें याद रखोगे क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं सब पॉइंट से बनने वाले हैं। ठीक, तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करेंगे और यानी कि राज्य विधानमंडल हम लोग पढ़ेंगे। अनुसूचित जनजाति और जाति क्षेत्र के लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि इतने से ही क्वेश्चन बने हैं। जब संडे को मैं क्वेश्चन लाऊंगी तो आप लोग को दिखाऊंगी। ठीक, अब राज्य विधानमंडल को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। देखो, राज्य विधानमंडल में अगर शासन की वास्तुकला और राज्य विधानमंडल का प्रशासन देखा जाए तो एक संरचनात्मक विश्लेषण पर हम लोग आते हैं, जिसमें संरचनात्मक विश्लेषण में जिसमें क्या, राज्य विधानमंडल का पहले हम लोग ढांचा देखेंगे। देखो, राज्य विधानमंडल में पहले तो केंद्र में जैसे राष्ट्रपति होता है, राज्य में वैसे राज्यपाल होता है। 1 नंबर, मतलब ये याद रखो। ठीक, उसके बाद राज्यपाल के पास 2 सिस्टम्स हैं, मतलब 2 व्यवस्थाएं हैं। एक राज्य में एक विधानसभा होती है और दूसरा विधान परिषद होती है। लेकिन विधान परिषद ऐच्छिक होती है, जरूरी नहीं है कि हर एक राज्य में विधान परिषद होगी, लेकिन हो सकती है। ठीक है, इतनी बात हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन इसी पॉइंट पर बनेगा, याद रखो। ठीक, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। जैसे कि केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा दोनों होना अनिवार्य है क्योंकि वो संसद का पार्ट है, लेकिन राज्य में विधानसभा और विधान परिषद होती तो दोनों है, लेकिन हर एक राज्य में होना इम्पॉर्टेंट नहीं है। विधान परिषद ऐच्छिक होती है और ये हर एक राज्य में लागू नहीं है। तो इतनी बात हम लोग अब याद रखेंगे। एक PYQ का स्टेटमेंट तो यहीं से बन सकता है, तो इस बात को याद रखो। उसके बाद अब देखो, द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था केवल 6 राज्य में है भारत में वर्तमान समय में। वो कौन कौन से 6 राज्य हैं? महाराष्ट्र में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। आंध्र प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। तेलंगाना एज इट इज़, बिहार एज इट इज़ और कर्नाटक भी एज इट इज़। ठीक, तो ये 6 राज्य हैं जिसमें वर्तमान समय में विधानसभा और विधान परिषद दोनों कार्यरत हैं। ठीक है, लेकिन अब इन 6 राज्यों के बारे में आप लोग इतना भी जानते होंगे कि इनकी मुख्य भूमि बड़ी है। ठीक है, और बाकी में सिर्फ विधानसभा है। ठीक, तो जिसके संचालन में जितने ही मेंबर्स, कक्ष है ना, और व्यवस्थाओं की जरूरत होती है उस हिसाब से कार्यान्वयन किया जाता है। अब देखो, अनुच्छेद 169 यानी कि 169 के सृजन के तहत 169 के तहत सृजन या समाप्ति की बात इन दोनों के लिए कही गई है, जिसमें शर्त क्या है कि राज्य विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत होना चाहिए, है ना, राज्य विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत होनी चाहिए और संसद यानी कि साधारण बहुमत द्वारा इसमें अनुमोदन कर सकती है। इतनी बात याद रखोगे राज्य विधानमंडल के ढांचे के बारे में। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव करेंगे। फिर देखो, विधानसभा यानी कि जनता का सदन। देखो, जैसे कि केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा थी, तो लोकसभा को जनता का सदन कहा गया था क्योंकि यहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा MPs और MLAs को जोड़ा जाता था, MPs और MLAs का चुनाव करवाया जाता था। उसी तरह विधानसभा में MLAs का चुनाव होता है, MLA का चुनाव होता है, वो भी प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, इसीलिए इसको भी जनता का सदन बोला गया है। ठीक है, तो लोकसभा एज इट इज़, राज्य के लिए विधानसभा सेम टू सेम है। ठीक, इतना बात याद रखो। अब देखो, विधानसभा में सदस्य की संख्या कितनी होती है? विधानसभा में सदस्य की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है और न्यूनतम कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो कि यूपी में जो लोग रहते हैं, तो यूपी के लिए भी अब यूपी में विधानसभा की सीटों की अगर हम लोग बात करें तो यूपी में लोकसभा में 80 सीटें हैं। ठीक, यूपी में विधानसभा में 80 सीटें हैं। ठीक,
तो वहाँ पे 80 सीटों पर चुनाव होता है। लेकिन बात क्या कहा गया है कि सदन में संख्या विधानसभा में कितनी हो सकती, अधिकतम 500 और न्यूनतम 600। तो ये बात हम लोग याद रखेंगे। अपवाद क्या है, अपवाद अगर एक्सेप्शन की हम लोग बात करें, देखो अपवाद तो हमेशा ही याद रखा करो, गोवा, सिक्किम, मिजोरम और पांडुचेरी, इन सब में कम है, इन सब में बहुत ही कम है। ठीक है। अब अगर निर्वाचन की बात करें तो विधानसभा में मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, और प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब ही होता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन फिर से बताओ, एक क्वेश्चन मुझे बताओ कि ये मतदान का अधिकार जो है उसमें मतदान के अधिकार में 21 से 18 वर्ष की आयु कर दी गई थी, वो कौन से संविधान संशोधन के तहत थी, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं कम से कम 4 बार अपने प्रीवियस इतने डेज में पढ़ा चुकी हूँ। और ये नहीं कि ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं तो आप लोगों के स्टेटमेंट में अनिवार्य नहीं, इसी तरह के 4-5 स्टेटमेंट करके क्वेश्चन बनाया जाता है, समझो। तो ये सब हर एक क्वेश्चन का इरेलीवेंसी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो जितना पूछा जाता है उतना आप लोग को बताने की कोशिश करिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए, जिसमें आप लोगों का दिमाग फिर से बूस्ट होता रहे। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग कार्यकाल की बात करें तो देखो, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का सामान्यता होता है, और आपातकाल के समय संसद द्वारा 1 वर्ष का विस्तार एक बार में किया जा सकता है। ठीक, इतनी बात याद रखोगे। फिर अगर हम लोग आरक्षण की बात करें तो SC/ST यानी कि अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र के लिए जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है। और जो कि 104वें संविधान संशोधन द्वारा 2030 तक विस्तारित है। अब 103वें अगर देखा जाए तो 103वें संविधान संशोधन में EWS यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 103वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। इतनी बात याद रखोगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ SC/ST को आरक्षण है, 104वें संविधान संशोधन द्वारा 2030 तक विस्तारित किया गया ये व्यवस्था। तो ये 4 पॉइंट हम लोग अब इस स्लाइड में याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है और बहुत ज़्यादा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट ये सब हैं। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करेंगे। फिर देखो, विधान परिषद यानी कि विशिष्ट सदन की अगर हम लोग बात करें, विधान परिषद अब विशिष्ट हो ही गया, जब हर राज्य में नहीं है। ठीक है, किसी किसी राज्य में है, स्पेशल है, तो ये विशिष्ट परिषद तो कहलाया ही जाएगा। ठीक है। अब विशिष्ट परिषद की अगर हम लोग बात करें तो देखो, स्थानीय निकायों द्वारा, ये इतना क्षेत्र जो है वो स्थानीय निकायों द्वारा संरक्षित है विधान परिषद के लिए। ठीक है। राज्यपाल, ठीक, राज्यपाल द्वारा मनोनीत कौन कौन विधान परिषद में कौन कौन किया जाता है। देखो, एक चीज़ याद रखो कि राष्ट्रपति ने राज्यसभा में कुछ सदस्य मनोनीत किए थे। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो कितने मेंबर्स थे। ठीक, उसके बाद उसी तरह अब राज्य में विधान परिषद होती है, तो विधान परिषद में भी तो राज्यपाल को हक है कि कुछ विशिष्ट सदस्यों को मनोनीत करेगा। तो राज्यपाल कौन से सदस्य को मनोनीत करते हैं, जो कि साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में निपुण हैं, तो उन सब में से वो राज्यपाल नियुक्त करेगा। फिर शिक्षकों द्वारा, इन सब का चुनाव की बात कही जा रही है कि शिक्षकों के द्वारा हर 3 वर्ष में चुनाव होता है। ठीक है। उसके बाद स्नातक 3 वर्ष में चुनाव करते हैं। ठीक, विधानसभा सदस्यों द्वारा MLAs की बात कही गई है। अब देखो, स्थानीय सदन में यानी कि ये स्थानीय सदन में इसका विघटन नहीं होता, ये स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता जैसे कि राज्यसभा का था। ठीक, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, जिस तरह राज्यसभा में थे, क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को 6 वर्ष का होता है, जिसमें 2-2 वर्ष पर इसका चुनाव होता है। ठीक है। जो पहले 2 वर्ष में है वो नेक्स्ट 2 वर्ष में चुनाव अपना नहीं करेंगे, यानी कि वो नेक्स्ट 2 वर्ष में सीटें नहीं लेंगे। तो ये राज्यसभा का था, एज इट इज़ ये विधान परिषद का राज्य के लिए है। उसके बाद कुल संख्या विधानसभा में 1/3 से अधिक नहीं होगी, यानी कि 40 से कम नहीं होगी। ये बात याद रखो, इंपॉर्टेंट है, जितने मन करो उतने स्टार लगा लेना। ठीक, और ये आप लोगों को याद रखना अनिवार्य है, ये सब सारी चीज़ें, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं लाती हूँ, जितनी चीज़ें लाती हूँ उतनी ही इंपॉर्टेंट है। उन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन आएगा। ठीक है। अगर क्वेश्चन बनेगा विधानसभा या राज्यसभा को लेकर तो यकीन मानो कि इन्हीं पॉइंट से बनेगा, और कोई पॉइंट से क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक, तो इस वीडियो की और इस चैप्टर्स की बहुत ज़्यादा रेलेवेंसी है। ठीक, आप लोग नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करेंगे। आई होप यू गाइज ऑल अंडरस्टैंड्स। ठीक, अब देखो, प्रवेश और निर्गम की अगर हम लोग बात करें, और या फिर अर्हता या निर्हरता की बात करें, अर्हता मतलब क्वालिफिकेशन और निर्हरता मतलब डिसक्वालिफिकेशंस होती हैं, ये आप लोग याद रखोगे। ठीक है, क्योंकि पॉलिटी संविधान का हिस्सा है, और ये वकीलों द्वारा लैंग्वेज में बनाई गई, तो थोड़ी कठिन यानी कि जटिल लैंग्वेज है। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, इंग्लिश में तो एज इट इज़ चल जाता है। ठीक है। फिर देखो, भारत का नागरिक, अर्हता में क्या बोला गया है कि विधानसभा या विधान परिषद में कौन कौन, विधानसभा में किसका किसका निर्वाचन होगा, जो भारत का नागरिक हो, आयु उसकी क्या हो, 25 वर्ष से ज़्यादा हो। ठीक, 25 वर्ष या 25 वर्ष से ज़्यादा हो। उसके बाद
विधान परिषद के लिए 30 वर्ष या 30 वर्ष से ज़्यादा हो। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, ये आप लोगों को पता ही होगा। फिर अगर डिस्क्वालिफिकेशंस की बात करें तो लाभ के पद पर ना हो, ठीक, यानी कि अगर लाभ के पद पर होगा तो वो विधानसभा या विधान परिषद का मेंबर्स नहीं बन पाएगा। विक्षिप्त, मानसिक या दिवालिया होगा, भ्रष्ट आचरण करता होगा या चुनावी अपराध यानी कि आरपीए एक्ट 1951 के तहत अगर उसके ऊपर कोई भी मुकदमा चल रहा होगा, ठीक है। उसके बाद 2 साल या उससे अधिक का कारावास अगर वो झेल चुका है तो वो विधान मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए नहीं बन पाएगा। इतनी बात याद रखोगे। फिर दल बदल विरोधी 10वीं अनुसूची के तहत अगर देखा जाए तो निर्णय अध्यक्ष या सभापति द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधीन की हो तो होलोहन मामला, ये मैं आप लोगों को परसों पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। दल बदल विरोधी कानून के मामले में ये आप लोगों को आई होप उसी दिन क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से समझ लो कि दल बदल विरोधी आंदोलन यानी कि दल बदल विरोधी अनुसूची 10 में कहा गया है कि इन सबका अगर जो भी एमएलए या एमपी दूसरी पार्टी में अगर आ जाते हैं तो उसका मामला अध्यक्ष सभापति के द्वारा देखा जाता है। ये मामला इस मामले में बताया गया है, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव करेंगे। फिर देखो, अगर हम लोग पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष यानी कि अध्यक्ष और सभापति की बात करें तो देखो, विधानसभा में जो अध्यक्ष होते हैं पीठासीन अधिकारी, उनकी क्या भूमिका होती है? उनको कुछ विशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त होती है, जैसे कि धन विधेयक में मनी बिल पर अंतिम निर्णय विधानसभा में वे ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सदन की गुप्त बैठक को बुलाना उनका कार्य होता है, वे करेंगे, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि निर्णायक मत यानी कि कास्ट वोटिंग बराबरी की स्थिति में वो दे सकते हैं, ये उनका अधिकार है, ये उनकी भूमिका के बारे में बताया जाता है। फिर सभापति की इन सब में भूमिका, ठीक है, इन सब में सभापति की भूमिका के बारे में कोई बातचीत नहीं है। फिर अगर हम लोग साझा नियम की देखें, ठीक है, तो दोनों अगर साझा नियम देखें तो दोनों बारे में क्या है कि चयन अपने सदस्यों में से होता है, हटाना 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत होने चाहिए, ये बात याद रखो। फिर कोरम के अभाव में बैठक स्थगित करना, ये इन सब का दोनों का कार्य हो सकता है, ठीक। तो ये हम लोगों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी के बारे में बात हो गई। एक बार फिर से अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। देखो, ठीक है। फिर कार्यकाल आप लोगों को इसका पता ही होगा, है ना, तो यही बताना था। अब मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करूँगी। फिर देखो, सत्र और संचालन यानी कि समय रेखा की अगर हम लोग बात करें तो फिर देखो, आहूत यानी कि सत्र आहूत राज्यपाल द्वारा किया जाता है, ठीक है, याद रखो सारी चीज़ें। उसके बाद बैठक स्थगन कौन करता है? पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं? विधानसभा का अध्यक्ष या सभापति, ठीक है। फिर सत्रावसान कौन करता है? राज्यपाल द्वारा सत्र की समाप्ति की जाती है, ठीक है। फिर अगर विघटन की बात करें तो केवल विधानसभा द्वारा 5 वर्ष बाद या सरकार के गिरने पर विघटन विधानसभा को होता है, एज इट इज़ लोकसभा की तरह, ठीक है। फिर गणपूर्ति की अगर हम लोग बात करें कोरम की तो 1/10 मेंबर्स की होती है, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक। फिर हम लोग इतनी बात इस स्लाइड में हो गई, ठीक है। ये राज्यसभा और लोकसभा, ये देखो, केंद्र में जैसे लोकसभा के द्वारा होती है उसी तरह राज्य में विधानसभा या विधान परिषद के द्वारा होती है। तो ये आप लोगों को डिफरेंस ज़्यादा लगेगा नहीं, जल्दी ही याद हो जाएगी चीज़ें, ठीक है, जल्दी ही समझ में आ जाएंगी। फिर देखो, अगर साधारण विधेयक की यात्रा को देखें यानी कि विधेयक की अगर हम लोग बात को देखें तो राज्य में विधेयक कैसे प्रस्तावित होता है या राज्य में विधेयक की यात्रा कैसे होती है। देखो, बहुत इंटरेस्टिंग वे में मैं इसको आप लोगों को समझाऊंगी। आई होप आप लोगों को सिर्फ देखने से ही समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे कि मान लो कोई भी विधेयक पारित किया गया, कोई भी विधेयक बनाया गया, ठीक है। अब इसकी पुनः स्थापना यानी कि इंट्रोडक्शन करवाया गया। अब इंट्रोडक्शन इसको प्रथम सदन में पहले करवाओगे, जिस तरह केंद्र में लोकसभा में करवाया जाता था, उसी तरह राज्य में विधानसभा में मान लो करवा लिया गया, ठीक है। अब यहाँ तक कोई भी विधेयक आ गया, अब उस विधेयक के पास फिर उसके बाद वो दूसरे सदन में आया यानी कि अब विधान परिषद में आया। अब विधान परिषद में आने के पास उस विधेयक के लिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है कि विधान परिषद से पारित हो जाए, ठीक है, विधानसभा से मान लो पारित हो गया, ठीक है, और पारित होकर सीधा राज्यपाल के पास गया और राज्यपाल के पास सहमति के 4 क्राइटेरियाज होते हैं। चार कौन कौन से होते हैं कि वे विधेयक पर सहमति दे दें, ठीक है, उस पर रोक लगा दें या फिर पुनर्विचार के लिए लौटाना यानी कि रिटर्न कर दें, ठीक है, और या फिर रिजर्व यानी कि राष्ट्रपति की सहमति के लिए आर्टिकल 200 के तहत स्पेशल पावर का यूज़ करते हुए वे रिजर्व कर लें। ये इतनी शक्ति एक विधेयक की एक रास्ते से हो गई। अब मान लो दूसरा रास्ता है, ठीक है। अब दूसरा रास्ता कैसा है कि वही विधेयक आया, ठीक है, वही विधेयक आया और वही विधेयक
फिर क्या हुआ, फिर प्रथम सदन में आके फिर से पारित हो गया, द्वितीय सदन में आया यानी कि विधान परिषद में आया। अब उसके पास विधान परिषद से वे एक रास्ते से वो जैसे कि वो पारित हो चुका था, लेकिन अब दूसरा यानी कि दूसरा रास्ता क्या है कि या फिर उसमें संशोधन किया जाए या फिर उसको अस्वीकृत करके यहीं से लौटा दिया जाए फिर से प्रथम सदन में। ठीक है, और या मान लो अब यहाँ पे संशोधन कर दिया गया या अस्वीकृत कर दिया गया या फिर उस पर क्वेश्चन उठाने के बाद वो प्रोसेस फिर से हो गई। ठीक है, उसके बाद अब दूसरा प्रोसेस उसके बाद उसी में होगी, स्टेज 2 में क्या होगा कि अधिकतम देरी वो उस विधेयक में कितनी देरी लगा सकते हैं अपना निर्णय देने के लिए, 3 माह और प्लस 1 माह, यानी कि अधिकतम 3 माह या अगर बहुत जोड़ेंगे तो 4 माह हो सकते हैं। ठीक है, ये इतना निर्णय दे दिया। अब मान लो यहाँ तक सारी प्रोसेस हो गई, इतना सब कुछ हो गया, फिर उसकी प्रोसेस आगे बढ़ी तो क्या हुआ कि विधानसभा की प्रबल इच्छा से यानी कि विधानसभा के विशेष बहुमत से वह विधेयक आगे बढ़ गया और फिर से वह राज्यपाल के पास गया। तो दोनों रास्तों से पहुंचा तो राज्यपाल के पास ही है ना, तो राज्यपाल के पास फिर से वही चार रास्ते इस प्रोसेस के लिए भी हैं कि वो असिस्ट करेगा या फिर विथहोल्ड करेगा या फिर रिटर्न करेगा और या फिर रिजर्व करेगा। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन अब देखो ये दोनों रास्तों से जब इन सब के पास विधेयक जाता है तो इतनी प्रोसेस तो विधेयक को बनाने या पारित करने में लग जाती है। लेकिन एक बात हम लोग और याद रखेंगे कि विधेयकों के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, संयुक्त बैठक किसके किसके बीच में होती है, या फिर ये दोनों सदन और राज्यपाल के मध्य संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है। लेकिन इस मामले में राज्य को संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, राज्य का केंद्र को भी नहीं है। विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता है। इतनी बात हम लोग याद रखेंगे। आई होप अब ये आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। ठीक है, जो कि इस स्लाइड के माध्यम से बताना संभव हो पाया है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर और नेक्स्ट बात पर मूव करेंगे। फिर देखो अगर हम लोग धन विधेयक की बात करें, धन विधेयक में विधानसभा को विशेष अधिकार होता है। ठीक है, जैसे कि लोकसभा को होता है। तो अब हम लोग धन विधेयक का प्रारंभ कहाँ से होता है, केवल विधानसभा में। याद रखो, जिस तरह केंद्र में केवल लोकसभा में। ठीक, राज्यपाल की पूर्व सिफारिश नहीं होती है, जिस तरह केंद्र में राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश धन विधेयक को लेकर नहीं होती है। याद रखोगे ये बात। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, विधान परिषद की सीमा केवल 14 दिन इसको रोक सकता है, जिस तरह केंद्र में राज्यसभा की सीमा होती है। ठीक, ना कि संशोधन कर सकता है और ना ही अस्वीकार करता है। ठीक, उसके बाद परिणाम क्या होगा कि 14 दिन बाद दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। वो अस्वीकृत न करेंगे ना संशोधन देंगे। मान लो 14 दिन के लिए उन्होंने रोक लिया, कुछ बोला ही नहीं, तब भी वो एज इट इज़ माना ही जाएगा कि वो दोनों सदनों से पारित हो चुका है। ये बात याद रखोगे। ये तीनों पॉइंट धन विधेयक के पर्सपेक्टिव से विधानसभा में इंपॉर्टेंट है, याद रखो, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, उसके बाद राज्यपाल इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। ये बात यहीं पर बात हो चुकी है। ठीक है, फिर से एक बार हम लोग देखेंगे। अब धन विधेयक के मामले में आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर फिर से मूव करेंगे। फिर देखो विघटन पर विधेयकों का व्यपगत यानी कि लैप्स होना। अब लैप्स के क्या क्या पॉइंट होते हैं, देखो परिषद में लंबित विधानसभा ने पारित नहीं किए हैं तो वो लैप्स यानी कि व्यपगत हो जाएंगे। यानी कि विधान परिषद में लंबित है और विधानसभा में पारित नहीं किए हैं तो वे लैप्स हो जाएंगे, यानी कि वो कचरे के डिब्बे में चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर दोनों सदनों से पारित हो चुके हैं, राष्ट्रपति या राज्यपाल की सहमति है तो लंबित है, उसका भी कोई मतलब नहीं होगा, वो भी कचरे के डिब्बे में चले जाएंगे। ठीक है, फिर राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार हेतु वापस भेजा गया है, वो भी दोनों कचरे के डिब्बे में चले जाएंगे। ये बात याद रखोगे। 3 पॉइंट तो यही है, कौन से, विधेयक को लैप होने के यानी कि विधेयक को व्यपगत यानी कि बेकार होने के। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग व्यपगत, ये इतनी कंडीशन में हो गया। अब व्यपगत होता है कब, विधानसभा में लंबित विधेयक विधानसभा से पारित लेकिन विधान परिषद में लंबित नहीं है। ठीक है, तो इतनी बात हम लोग याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक, एक बार फिर से देखो, कब विधेयक व्यपगत नहीं होगा, कब विधेयक व्यपगत नहीं होगा। देखो यहाँ तक प्रोसेस है व्यपगत नहीं होने की। तो ये जो 3 कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई थी, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो विधेयक व्यपगत नहीं होगा। ठीक है, ऊपर शायद पहले मैंने कुछ गलत बता दिया था, एक बार फिर से देखेंगे। देखो व्यपगत कब नहीं होता है, जब विधान परिषद में लंबित हो गया है और विधानसभा ने पारित नहीं किया है, तो ये विधेयक व्यपगत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है कि दोनों सदनों से पारित हो, राष्ट्रपति या राज्यपाल की सहमति के लिए, तब भी विधेयक व्यपगत नहीं होगा। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा और पुनर्विचार द्वारा वापस भेजेगा, तब भी विधेयक व्यपगत नहीं होगा। लेकिन व्यपगत कब होता है, जब विधानसभा में लंबित है और विधानसभा में लंबित विधेयक व्यपगत हो जाता है, यानी कि लैप्स हो जाता है, और विधानसभा से पारित लेकिन
परिषद में लंबित नहीं है, ये भी लैप्स हो जाएगा, यानी कि ये भी व्यक्तिगत की कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, अब आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करेंगे। फिर देखो, राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित विधेयक अनुच्छेद 200, पहले ही मैं बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से सुन लो। देखो, जैसे कि राज्यपाल है, तो वो राज्यपाल राष्ट्रपति तक पहुँचने के लिए यानी कि वो रिजर्व कर लेता है विधेयक को, कि जैसे कि राज्य ने कोई इंपॉर्टेंट विधेयक को पास किया कि भाई इस विधेयक से राज्य का विकास होगा, लेकिन राज्यपाल को वो समझ में नहीं आया, तो राज्यपाल के पास दोहरी भूमिका आ जाती है ना। तो राज्यपाल अब वो एक झांसा बनाते हैं, उनको एक मतलब एक एक्स्ट्रा पावर दी गई है कि आर्टिकल 200 के तहत आप राष्ट्रपति की सहमति के लिए इसको रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई टाइमलाइन अभी तक फिक्स नहीं की गई थी। लेकिन 2025 का जब एक मुकदमा आया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने की अवधि दे दी है, लेकिन संविधान में तो ये पावर कही गई, तो इसलिए पढ़ाना पड़ता है। लेकिन अब जो है, अब आप लोग याद रखेंगे कि 3 महीने की अवधि है दोनों के लिए। ठीक है, तो अब इतना ये अकेला पावर राज्यपाल का नहीं है, लेकिन अभी तक ऐसा ही था, जिसके तहत वो क्या करते थे कि अनिवार्य यानी कि यदि विधेयक हाई कोर्ट की शक्तियों को कम करता है। ठीक है, अन्य कारण क्या होंगे? विवेकाधीन में, संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध हो, नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSPs के विरुद्ध हो, अनुच्छेद 31A यानी कि संपत्ति का अधिग्रहण करता हो या देश के व्यापक हित में हो। ठीक है, तो इसके तहत वे आर्टिकल 200 के तहत रिजर्व कर सकते थे, लेकिन ये उनकी विवेक अधिकार शक्ति है, ये उनकी एक एक्स्ट्रा पावर्स की शक्ति आ जाती है राज्यपाल की। तो अब इसका जिसके तहत वे मिसयूज़ भी बहुत करते थे इस पावर का, लेकिन अब उसका मिसयूज़ नहीं हो सकता है इतना। ठीक, तो अब हम लोग आगे फिर देखो, अगर हम लोग शक्ति के संतुलन यानी कि परिषद बनाम सभा में यानी कि विधान परिषद और विधानसभा की देखा जाए, तो शक्ति का संतुलन क्या है? देखो, शक्ति का संतुलन आप लोग को पता ही चल रहा होगा क्या है शक्ति का संतुलन। ठीक है, तो देखो, क्योंकि लोकसभा के पास जैसे कि केंद्र में ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं और राज्यसभा के पास कम होती हैं, उसी तरह राज्य में भी है। ठीक है, देखो, विधानसभा में यानी कि धन विधेयक, अविश्वास प्रस्ताव, बजट पर मतदान, ये 3 कंडीशन में इनके पास शक्ति अधिक है, यानी कि विधानसभा के पास। ठीक है, और विधान परिषद की अगर हम लोग बात करें तो साधारण विधेयक यानी कि केवल देरी कर सकती है, मंत्रियों का चयन कर सकती है और संवैधानिक रिपोर्ट पर चर्चा कर सकती है। ये इतनी पावर्स विधान परिषद के पास होती है और ये इतने इनके पास, तो यानी कि राज्य में विधानसभा का पलड़ा भारी है, ये इतना हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो विधानसभा की सर्वोच्चता है, ये दिख ही रही है सामने स्लाइड में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हम लोग इस पर गौर फरमाएंगे, यानी कि आप लोग भी गौर फरमाएंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं फिर से। फिर देखो, मंत्रियों और महाधिवक्ता की अगर हम लोग बात करें, देखो, महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल की बात आ गई ना। महान्यायवादी केंद्र में होता है, उसी तरह महाधिवक्ता किस में होता है? राज्य में होता है। तो आप महाधिवक्ता के बारे में भी देख लेते हैं। देखो, बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार दोनों सदनों में है, किसको? मंत्रियों और महाधिवक्ता को। ठीक है, लेकिन कब? मतदान का अधिकार नहीं, मतदान का अधिकार महाधिवक्ता को नहीं होता है, क्योंकि मंत्री केवल उसी सदन में वोट दे सकते हैं जिसके वे सदस्य हैं। महाधिवक्ता कभी भी वोट नहीं दे सकता है, ये बात याद रखो। मंत्री तो वोट दे सकते हैं, जैसे कि मंत्री विधानसभा विधान परिषद जिसमें वो मेंबर होंगे उसमें वोट दे सकते हैं, लेकिन महाधिवक्ता किसी भी सदन में वोट नहीं देगा, ये बात याद रखो, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। ठीक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे। फिर देखो, अगर हम लोग विशेष अधिकार की बात करें तो सदन की सुरक्षा। विशेष अधिकार में अगर सदन की सुरक्षा की बात आती है, जिसमें 2 अधिकार होते हैं, एक सामूहिक अधिकार और दूसरा व्यक्तिगत अधिकार। सामूहिक अधिकार में कौन कौन से अधिकार आएंगे? सामूहिक अधिकार में कार्यवाही प्रकाशित करने या रोकने का अधिकार सभी को होता है। ठीक है, उसके बाद बाहरी लोगों को बाहर करना, ये अधिकार सभी को होगा। ठीक है, फिर अवमानना के लिए दंड देना, यानी कि कोई भी नियम नहीं माना जा रहा है तो ये सामूहिक अधिकार के अंतर्गत कवर किया गया है। उसके बाद व्यक्तिगत अधिकार की अगर हम लोग बात करें तो गिरफ्तारी से छूट, यानी कि सत्र के दौरान यानी कि 40 दिन से आगे या पीछे अगर हो सकता है तो गिरफ्तारी से छूट व्यक्तिगत अधिकार के अंतर्गत आता है। वाक एवं स्वतंत्रता, यानी कि सदन में कहीं भी बात करने या कोर्ट में सवाल पूछने का जो सवाल नहीं किया गया, इन सब का अधिकार जो होता है वो व्यक्तिगत अधिकार है। और गवाही देने से भी छूट, ये भी व्यक्तिगत अधिकार के अंतर्गत कवर किया गया है। तो ये सारी जो पॉइंट हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इन सारे पॉइंट से जितनी पूरी मैंने स्लाइड पढ़ाई राज्य विधानमंडल के पर्सपेक्टिव से, हर एक पॉइंट से समझ लो, क्वेश्चन बन सकता है या बना भी है। ठीक है, जब मैं आप लोगों को संडे को दिखाऊंगी तो मैक्सिमम पॉइंट इसमें ऐसे ही कवर किए गए हैं जिसमें एज इट इज़ पूछ के यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया है। ठीक, आप लोग इस स्लाइड से अगर अपने सिलेबस को और अपने मैटर को कवर करेंगे, ठीक है, जितना पढ़ा है एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तहत अगर इन्हीं पॉइंट को दोबारा बार बार रिवीजन कर लोगे, समझ लो दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आप लोग कंफ्यूज हो गए या इधर उधर भटकोगे या इधर उधर भूलोगे, दिक्कत होगी।
ठीक। तो मेरे ऊपर यकीन करना आप लोगों का काम है, अपनी मेहनत पर यकीन करना आप लोगों का काम है। ठीक। तो आज के लिए आई होप, आज के लिए अब ये चैप्टर कवर हो चुका है यहीं पर। कल मैं अदर चैप्टर यूज़ करूँगी, मतलब अदर चैप्टर पढ़ाऊँगी। ठीक है। तो अगर आप लोगों को इससे संबंधित कोई भी डाउट हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, कोई भी दिक्कत हो रही हो कमेंट बॉक्स में पूछिए। ठीक है। मैं पूरा प्रयासरत रहूँगी आप लोगों की दुविधाओं का समाधान करने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक। लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि मैंने ये जर्नी बहुत छोटी शुरू की है। ठीक है। बहुत कम लोगों से शुरू की है। आई होप मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचूँगी, मेरी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक जाएगी। ठीक है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मदद कर पाऊँगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों को भी मेरी मदद करनी होगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक शेयर करना होगा। ठीक। और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक। जो भी परेशानी या दुविधा हुई हो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। ठीक। आज के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए अच्छे से। ठीक। और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्वास्थ्य ही होता है। ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। जय हिंद सभी को मेरी तरफ से। ठीक है। बाय।